नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, What will be the potential barrier for germanium diode? दोस्तों जर्मेनियम डायोड के केस में जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। 0.3 वोल्ट होता है। अगर बात करें सिलिकॉन डायोड की तो सिलिकॉन डायोड के केस में दोस्तों जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आयोनाइजेशन विद इन अ पीएन जंक्शन कॉज्ड अ लेयर ऑन ईच साइड ऑफ द बैरियर कॉल्ड द। दोस्तों जो आयोनाइजेशन होता है, अगर पीएन जंक्शन की दोस्तों बात करें हम यहाँ पे तो पी टाइप ऑफ मटेरियल और एन टाइप ऑफ मटेरियल को अगर साथ में कांटेक्ट मिलाया जाए कुछ फैब्रिकेशन प्रोसेस के थ्रू तो वो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। इस केस में जो बैरियर पे जो दोस्तों आयोनाइजेशन होता है डिफ्यूजन के कारण मेजॉरिटी कैरियर्स माइनॉरिटी के कैरियर से पास जाके डिफ्यूज हो जाते हैं तो वहाँ पे कुछ आयोनाइजेशन हो जाता है। जो आयोनाइजेशन हो जाता है उस विड्थ को दोस्तों क्या बोलते हैं? उस विड्थ को या फिर उस रीजन को दोस्तों डिप्लीशन रीजन के नाम से जाना जाता है। उस रीजन को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? डिप्लीशन रीजन के नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉलपिट ऑसिलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। दोस्तों जैसा कि मैंने ऑसिलेटर बढ़ाते टाइम आप लोगों को क्लियरली बताया था कि अगर ऑडियो ऑसिलेटर की बात करें, ऑडियो ऑसिलेटर या फिर लो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑसिलेटर्स की बात करें तो उसके कैटेगरी में दोस्तों आता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर एंड आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आता है। और अगर दोस्तों रेडियो ऑसिलेटर की बात करें या रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की बात करें तो उस केस में दोस्तों आता है हार्टले ऑसिलेटर आ जाता है, कॉलपिट ऑसिलेटर आ जाता है इस रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के लिए या फिर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन के लिए रेडियो एंड कॉलपिट ऑसिलेटर का यूज होता है। तो दोस्तों जो कॉलपिट ऑसिलेटर होता है मैंने उसको बताया था आप लोगों को कि फीडबैक एलिमेंट में जब भी ये कैपेसिटर स्प्लिटेड कैपेसिटर के साथ एक इंडक्टर कुछ इस टाइप का कनेक्टेड हो तो ये फीडबैक में अगर कनेक्टेड हो दोस्तों तो ये इस टाइप के ऑसिलेटर्स को कॉलपिट ऑसिलेटर बोलते हैं। दोस्तों यहाँ से ये क्लियर हो रहा होगा, ये एक एलसी टैंक सर्किट है। यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसके कारण इसको एलसी ऑसिलेटर भी बोला जाता है। एलसी ऑसिलेटर भी बोला जाता है और ये टैंक सर्किट के नाम से भी जाना जाता है जैसा कि आपको पता होगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि रेजोनेंट कब अकर होता है किसी भी सर्किट में। रेजोनेंट कब होता है? जब एल और सी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं किसी भी सर्किटरी में तो रेजोनेंट का केस अकर होता है उस सर्किट में। तो इस केस में दोस्तों इन ऑप्शन को अगर देखा जाए तो कॉलपिट ऑसिलेटर को टैंक सर्किट ऑसिलेटर भी बोला जा सकता है, एलसी ऑसिलेटर भी बोला जा सकता है एंड रेजोनेंट सर्किट ऑसिलेटर भी बोला जाता है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आंसर आर करेक्ट फॉर दिस कॉलपिट ऑसिलेटर। दोस्तों ये फिगर आप लोगों के सामने दिया गया है और पूछ रहा है कि आर की वैल्यू क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दो 10 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अगर इसका इक्विवेलेंट निकाला जाए दोस्तों तो यहाँ पे 5 ओम वैल्यू आ जाएगी। तो 5 ओम वैल्यू आ जाएगी तो ये सर्किट दोस्तों कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे 100 वोल्ट गया और ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर हो गई और यहाँ पे ये 5 ओम हो गया, ये आपका सर्किट बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप KVL लगाएंगे तो KVL से यहाँ पे जो I की वैल्यू हो जाएगी, I इक्वल्स टू हो जाएगा 100, I इक्वल्स टू दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस
अगर यहाँ पे आप KVL अगर चलिए उस फॉर्म में ना लगा के ऐसे लगाया जाए, 100 इक्वल्स टू 8R प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से R की वैल्यू जो हो जाएगी, इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो 8R इक्वल्स टू 100 माइनस 40 मीन्स 60 हो जाएगा। 8R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 8। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 7.5 ओम आ जाएगा इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लेंथ ऑफ द केबल इज डबल, इट्स कैपेसिटेंस C विल बी। अगर केबल का लेंथ डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों आपने देखा होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू इप्सिलॉन A अपॉन D। इप्सिलॉन A अपॉन D, जहाँ पे A क्या है दोस्तों, A वहाँ पे एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, D है स्पेसिंग बिटवीन दोज प्लेट्स। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि केबल का लेंथ अगर डबल कर दिया जाए तो अगर एरिया दोस्तों यहाँ पे अगर एरिया का फॉर्मूला देखें तो एरिया का क्या हो जाएगा दोस्तों, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ हो जाएगा उसका एरिया। तो यहाँ से ये D दोस्तों क्या है, विड्थ है, ये विड्थ कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इप्सिलॉन कैपेसिटेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा केबल के। तो इस केस में दोस्तों आप देखेंगे कि अगर लेंथ को डबल किया जाएगा तो केबल का कैपेसिटेंस जो होगा वो भी डबल हो जाएगा इस केस में। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उसका कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा इस केस में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ़ द परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल is 0.999 means approximately equals to 1, it can be classified as। दोस्तों मैंने मैग्नेटिक मटेरियल वाली क्लास में बहुत ही क्लियरली बताया था कि अगर डायमैग्नेटिक के केस में जो परमिएबिलिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो परमिएबिलिटी होती है दोस्तों वो 1 होती है। तो जी इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल की अगर किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी 0.999 मीन्स 1 है तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज फायर अर्थिंग। किस टाइप ऑफ अर्थिंग को फायर अर्थिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रॉड अर्थिंग। दोस्तों रॉड अर्थिंग को फायर अर्थिंग के नाम से जाना जाता है। प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो इसका आंसर आप डायरेक्टली दे सकेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट B एंड C इन द सर्किट मीन्स इस पाथ में कितना करंट फ्लो करेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये एक ब्रिज एलिमेंट बन रहा है। ब्रिज एलिमेंट के केस में अगर आमने सामने के आपने जैसा कि ब्रिज में मैंने आपको बताया था, अगर ये ब्रिज नेटवर्क कुछ इस टाइप का बन रहा है तो यहाँ पे आपने देखा अगर ये RA है दोस्तों, ये RB है और ये RC है एंड ये RD है और बीच में इसमें कोई रेजिस्टेंस या कोई मीटर कनेक्टेड है। तो इस केस में दोस्तों अगर RD और RA का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाता है RC और RB के मल्टीप्लिकेशन से, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, ये एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। तो सेम मैनर में दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें तो ये आमने सामने के, अगर इसको थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से दोस्तों बनाया जाए, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये नेटवर्क हो जाएगा 2 ओम का, यहाँ से फिर ये हो जाएगा दोस्तों 2 ओम का, ये भी हो जाएगा 2 ओम का और ये भी रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम का, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 4 ओम का और इसके बीच में ये नेटवर्क कनेक्टेड हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस जिसके बीच में करंट की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ये भी 2 ओम है, 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 मीन्स इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन से बराबर हो रहा है। 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 4 हो रहा है। तो
इस ब्रांच में जो बी और सी नाम यहाँ पे दिया गया है, बी और सी ब्रांच में कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 0 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द डिफ्यूजन पोटेंशियल अक्रॉस पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो डिफ्यूजन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे डिपेंड करता है। तो दोस्तों जो डिफ्यूजन पोटेंशियल होता है वो बेसिकली डोपिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, डोपिंग कंसंट्रेशन पे डिफ्यूजन कंसंट्रेशन जो होता है, डिफ्यूजन पोटेंशियल वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 डायोड, full wave rectifier using 2 diode, the 4 diode bridge rectifier has the dominant advantage of, मीन्स जो ब्रिज रेक्टिफायर है, जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है दोस्तों, उसका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज होता है। तो दोस्तों जो इसका एडवांटेज होता है वो लोअर पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के केस में, जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सेंटर टैप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के केस में। तो दोस्तों सेंटर टैप रेक्टिफायर के केस में जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है दोस्तों वो 2V होता है। और अगर हम बात करें ब्रिज रेक्टिफायर के केस में, तो ब्रिज रेक्टिफायर के केस में इसकी जो वैल्यू होती है वो V होती है। तो ये कम होता है कम होता है पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर के केस में। ये है एडवांटेज सेंटर टैप रेक्टिफायर के से ब्रिज रेक्टिफायर का। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू। प्योर सेमीकंडक्टर मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है दोस्तों वो बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों के कारण फ्लो करता है प्योर सेमीकंडक्टर मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई भी डोपिंग नहीं की गई होती है। अगर दोस्तों बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो जब भी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई एक्स्ट्रा मटेरियल की डोपिंग करते हैं तो दोस्तों वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल मीन्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में मैंने अपने क्लास 1 एंड क्लास 2 में बहुत ही बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल से। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है रेजिस्टेंस का प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर के केस में। क्यों होता है दोस्तों मैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों सेमीकंडक्टर के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर दोस्तों बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों सेमीकंडक्टर के केस में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है दोस्तों वो भी बढ़ने लगती है। कंडक्टिविटी भी बढ़ने लगती है सेमीकंडक्टर का जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं दोस्तों। मीन्स अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है मीन्स इसकी रजिस्टिविटी क्या कर रही है, घट रही है। रजिस्टिविटी घट रही है मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, रजिस्टिविटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रजिस्टिविटी क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने के कारण हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी रजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। तो दोस्तों नेगेटिव होता है रेजिस्टेंस का। अगर दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे अगर मेटल की बात पूछा जाए या कंडक्टर की बात पूछा जाए तो कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर मेटल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो पॉजिटिव होता है। इस पॉइंट को आप याद कर सकते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स इन अ सेमीकंडक्टर रिजल्ट इन न्यू। अगर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स की बात करें तो उससे क्या होगा। जैसा एक्सेप्टर डोनर इम्प्योरिटी एटम्स जो होते हैं दोस्तों, उसको ऐड करने से हमें एन टाइप का मटेरियल मिलता है। अगर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ को हम ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ को, तो हमें पी टाइप का मटेरियल मिलता है। मीन्स आप देखेंगे अगर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाए तो जस्ट क्या है, एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल फॉर्म हो जाता है वैलेंस बैंड के ऊपर। आपने ये एनर्जी बैंड गैप डायग्राम देखा होगा, ये होता है वैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी होती है दोस्तों वो ज़्यादा होती है वैलेंस बैंड से, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये एनर्जी गैप जो होता है दोस्तों, इसको एनर्जी बैंड गैप के नाम से जाना जाता है, या फिर फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी इसे बोलते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही इसमें आप कोई एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ को ऐड करेंगे, एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बन जाता है जस्ट इस वैलेंस बैंड के ऊपर। इस वैलेंस बैंड के ऊपर जस्ट एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बन जाता है। सेम क्वेश्चन दोस्तों ऐसा यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अगर कोई डोनर इम्प्योरिटी जिसमें ऐड किया जाएगा तो उस केस में एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है जस्ट कंडक्शन बैंड के बिलो। कंडक्शन बैंड के बिलो क्रिएट हो जाता है उस केस में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जा रहा है तो एक डिस्क्रीट लेवल फॉर्म हो जाएगा जस्ट बैलेंस बैंड के ऊपर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की, तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मटेरियल होता है। इलेक्ट्रिकली इसका परफेक्ट आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पे जो एन टाइप है यहाँ पे एन की मीनिंग नो डाउट निगेटिव होता है। एन की मीनिंग नो डाउट निगेटिव होता है, लेकिन अगर हम बात करें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या फिर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जब तक आप इसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जब तक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे एक दूसरे के कंडक्ट करने में। तो बेसिकली एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल हो या पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, ये दोनों दोस्तों क्या हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मटेरियल हैं जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिकैप्चर्ड बाय अ होल। मीन्स होल के थ्रू एक फ्री इलेक्ट्रॉन को फिर से रिकैप्चर या पकड़ लिया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रोसेस को रिकम्बिनेशन बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिकम्बिनेशन बोला जाता है। दोस्तों ये सब कुछ मैंने अपने क्लास 1 इन क्लास 2 में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप अगर एक बार उसे देखेंगे तो आपको पूरा ये ईडीसी का जो बेसिक्स है वो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें डिफ्यूज़न की, यहाँ पे कुछ टर्म्स आए हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या होता है दोस्तों, डिफ्यूज़न इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के ऑटोमेटिक जाने का जो प्रोसेस होता है ये डिफ्यूज़न कहलाता है। अब अगर बात करें दोस्तों ड्रिफ्ट की, तो ड्रिफ्ट क्या होता है, बेसिकली ड्रिफ्ट मीन्स दोस्तों ये एक फोर्स अप्लाई, जब आप किसी भी चार्ज कैरियर पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, तब जो चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट होता है वो ड्रिफ्ट कहलाता है। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है, ये क्लास मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूँ, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। उसके लिए
माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूंगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।